हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गोरी और आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 11 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, आज जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सब में जो आपको सवाल दिए जा रहे हैं उनके अंदर से एन की वैल्यू हमें बता दें। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सीखा था कि एनपीआर को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। क्लियर है। आज हमें यहां पर सिर्फ एन की वैल्यू को बताना है। क्लियर। यहां पर बताया जा रहा है पहले क्वेश्चन के अंदर, पहले पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के बोल रहे हैं कि NP2 बराबर आ रहा है 13 के। हमने बोला सही है, सवाल को एक दफा क्या करेंगे, उतार लेंगे। हमने बोला NP2 किसके बराबर आ रहा है, वाली बात नहीं है। हम एक बात को जानते हैं कि NPR बराबर होता है किसके, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस के r फैक्टोरियल के। क्लियर है, n माइनस r के फैक्टोरियल के। ये बात हम जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। अब अगर आप यहां देखें ये NPR किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, तो इसकी जगह में क्या कर दूंगा, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दूंगा। n ही है तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इस कंडीशन में n ही है तो आ गया n माइनस r कौन है, डेट इज 2, तो ये आ गया 2 और उसके बाद आ गया फैक्टोरियल इज इक्वल टू किसके बराबर है, 30 के बराबर है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना, तसल्ली से सुने, कोई जल्दी नहीं है स्टूडेंट, हमारे को तसल्ली से काम करेंगे। चलें भाई, अब अगर आप यहां देखें, अब अगर आप गौर करें, मैंने आपको फैक्टोरियल को सॉल्व करवाना सिखा चुका हूं 6.1 में। अब अगर आप देखें तो नीचे लिखा हुआ है n-2 का फैक्टोरियल और ऊपर लिखा हुआ है n फैक्टोरियल। आपको पता है मैं n फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर सकता हूं, पता है ना आप लोगों को, ये बात तो बिल्कुल पता होगी। तो मैं क्या करूंगा, गौर फरमा ले, इधर क्या हो जाएगा, मैं लिख सकता हूं n-1 n-2। अब यहां पर लाके क्या कर दूंगा, रोक दूंगा, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, n-2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30 के बराबर आएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने यहां क्यों रोका, क्योंकि नीचे भी n-2 का फैक्टोरियल, ऊपर भी n-2 का फैक्टोरियल, आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो कौन बच गया ये, तो क्या हो जाएगा, n जा, ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस माइनस माइनस n n इज इक्वल टू 30। कोई मसला यहां तक नहीं है। चले, ये प्लस का 30 है, इक्वल टू की दूसरी साइड आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 30 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इस पे गौर करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर नहीं आ रही। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को मालूम करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। या तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें, या तो हम बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए इसकी वैल्यू मालूम कर लें, रूट्स मालूम कर लें, या तो हम मिडल टर्म को ब्रेक करके अपने काम को पूरा कर सकते हैं। सो आज जरा चेक करते हैं कि मिडल टर्म ब्रेक हो सकती है। अगर हो रही है तो सही, अच्छी बात है, नहीं हो रही तो फिर हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, कोई मसला नहीं है। चलें, तो भाई देखिए, मिडल टर्म के लिए जरूरी होता है कि यहाँ जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई कराएंगे n स्क्वायर के, मतलब ये थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करवाएंगे n स्क्वायर के कोफिशिएंट से, तो क्या हो जाएगा, 31 30 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 2 के टेबल से, तो क्या हो जाएगा, 2 1 2, 1 इसको दिया, 2 5 10, और ये आ जाएगा 3 5 15, और ये आ जाएगा 5 1 5। यहाँ तक कोई मसला नहीं है। अब हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिडल वाला नंबर मिल जाए। क्लियर है। और जिन दो नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाए 30। आज जरा चेक करते हैं ऐसा कोई नंबर है भी कि नहीं। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, 15 2 15 में से 2 जाएंगे तो कभी भी एक नहीं बचेगा। 15 क्या कर सकते हैं, 5 5 या तो हम 2 3 2 6 और 6 5 30, 6 और 5, 6 में से 5 गए तो एक बचेगा। बिल्कुल सही है स्टूडेंट, हमें मिल चुके हैं कि मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ n स्क्वायर माइनस का 6n माइनस का प्लस का 5n माइनस का 30 इज इक्वल टू 0। मुझे कैसे पता चला, मैंने क्या किया, 3 2 क्या किया 6 और 5, तो जब मैं 6 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 5 से तो आ जाएगा 30। मैंने आपको बताया ना ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो मुझे क्या मिलना चाहिए, जो मैं एलसीएम ले रहा हूं जिसका, वो मिलना चाहिए।
और उन्हीं दो नंबर को अगर मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं, तो अगर इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा 1, तो मुझे मिडल वाला नंबर मिलना चाहिए था जो है माइनस का 1। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे माइनस कर दूं, इसको प्लस कर दूंगा तो -1 मिल जाएगा। तो इसका मतलब यही दो नंबर है। क्लियर है? वैसे इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये आपको आना चाहिए। चले भाई, फिर भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब जल्दी से देखें, फैक्टर बना लेंगे फटाफट। तो क्या हो जाएगा, देखिए भाई, इन दोनों में से n को कॉमन लूंगा, ले लिया। जब एक n बाहर चले गया तो अंदर एक n बचेगा, क्योंकि n स्क्वायर था। माइनस है, आ गया माइनस, 6 है, आ गया 6, और ये वाला जो n है वो तो बाहर चले गया ना। उसके बाद यहाँ देखें तो यहाँ मैं माइनस के n को कॉमन ले लेता हूँ, उसके बाद ब्रैकेट लगा लाऊँ। सॉरी, मैं n को कॉमन नहीं लेना चाहिए था मुझे, लेट मी चेक इट। मैं 5 को कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, n बचेगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। चले मैं प्लस के 5 को कॉमन ले लेता हूँ, कोई मसला नहीं। अब क्या बचेगा अंदर, n बच जाएगा, क्योंकि ये 5 क्या हो गया, कॉमन आ गया, सिर्फ बचेगा कौन, n। प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ गया माइनस। 5 6 क्या होगा, 30 इज इक्वल टू 0। अब देखें, प्लस से पहले भी n-6, प्लस के बाद भी n-6, तो मैं n-6 को ले लेता हूँ कॉमन। जब मैंने n-6 को कॉमन ले लिया तो कौन बचा, n प्लस का 5, तो ये आ गया n प्लस का 5, और ये क्या है, इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आइदर और करेंगे, आइदर, और ये आ गया और, या तो n-6 बराबर होगा 0 के, या तो n प्लस का 5 बराबर होगा 0 के। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक 6 आ गई, और एक n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -5। अब बताएं कोई मसला है यहाँ पर? स्टूडेंट एक बात भी याद रखिएगा कि ये जो नेगेटिव वैल्यू n की जो यहाँ पर आई है, n इज इक्वल टू -5, तो ये रॉन्ग वैल्यू है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। देखिए भाई, यहाँ ये फॉर्मूला है NPR का, इसके अंदर जो ये n होता है ना, वो नेगेटिव नहीं हो सकता, जिस वजह से ये n की जो वैल्यू आई है नेगेटिव, वो पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, n इज इक्वल टू 6। आइए जरा इस क्वेश्चन को जल्दी से देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ लिखा हुआ है NP3 बराबर आ रहा है 60 के। हम सब जानते हैं कि NPR बराबर होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r के फैक्टोरियल के। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 का फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पर r कौन है, डेट इज 3, तो r की जगह क्या गया 3, इज इक्वल टू किसके बराबर है, 60 के। अब n फैक्टोरियल को एक्सपेंड कैसे करेंगे, n माइनस का 1, n माइनस का 2, n माइनस का 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 के फैक्टोरियल इज इक्वल टू 60। n माइनस के 3 के फैक्टोरियल से n माइनस 3 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो n अंदर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस माइनस माइनस n वन जा n, और ये बाकी क्या बचा, n माइनस का 2 इज इक्वल टू 60। n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n क्या होगा, n क्यूब, प्लस माइनस माइनस n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा, 2n स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस n n जा n स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस n मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया 2n, और ये प्लस का 60 है, इक्वल टू दूसरी साइड आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 60 इक्वल टू 0। क्लियर? इसको सॉल्व कर लें थोड़ा फर्दर, तो n क्यूब बराबर किसके आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और आपको पता है बड़े नंबर का साइन आता है एडिशन में, तो क्या हो जाएगा, बड़ा नंबर 2 इसका नेगेटिव साइन है, आ गया, और माइनस माइनस प्लस है, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3n स्क्वायर प्लस का 2n माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। कोई मसला यहाँ तक नहीं है? चले भाई, सो यहाँ स्टूडेंट ये आपके सामने क्यूबिक इक्वेशन आई है। अब स्टूडेंट हमारे दिमाग में ख्याल ये आएगा कि हम कैलकुलेटर उठाएं और एक क्यूबिक इक्वेशन की वैल्यूज कोएफिशिएंट को पुट करें और n की वैल्यू निकाल लें, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर प्रॉपर मेथड की बात करें तो हमें यहाँ यूज़ करना पड़ेगा सिंथेटिक डिवीजन को। अब यहाँ सिंथेटिक डिवीजन आप सबको पता ही होगा कि सिंथेटिक डिवीजन के लिए सबसे पहले जो भी हमारे पास इक्वेशन होती है उसे हम लोग क्या मान लेते हैं, P ऑफ n। क्यों? क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल है डेट इज n, तो P ऑफ n आ गया इज इक्वल टू, पूरी इक्वेशन जो लिखी हुई है उसको उतार देंगे तो क्या हो जाएगा, n क्यूब माइनस का 3n स्क्वायर प्लस का 2n माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। सॉरी, इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे। अब स्टूडेंट आप अपने कैलकुलेटर में वैल्यू डालिएगा और देखिएगा कि n की वैल्यू आप लोगों को क्या मिली। क्लियर है? तो वो n की वैल्यू जो कैलकुलेटर में आई आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे फॉर जो भी वैल्यू आई हो, तो n इज इक्वल टू 5 आएगी इसके लिए, तो मैं यहाँ n इज इक्वल टू 5 पुट करूंगा तो n की जगह क्या आ जाएगा 5,
5 का क्यूब क्या होगा, 5 5 25 और 25 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या हो जाएगा 125 माइनस 3 n का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 प्लस 2 n की जगह क्या आ जाएगा डेट इज 5 माइनस का 60 तो क्या हो जाएगा 125 माइनस का 25 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा 75 प्लस 5 टू द क्या हो जाएगा 10 और ये आ गया माइनस का 60। क्लियर। अब यहाँ देखें तो यहाँ पर इधर से देखेंगे तो यहाँ 125 में से माइनस करूंगा 75 को तो यहाँ आ जाएगा 50 और ये 50 प्लस 10 माइनस का 60 आ गया। 50 और 10 कितने हो जाएंगे 60, ये आ जाएगा माइनस का 60 और प्लस का 60 और माइनस का 60 बराबर आ जाएगा 0 के। तो हमें पता चला कि ये जो इक्वेशन है ये 5 के ऊपर सेटिस्फाई कर रही है और आपको पता सिंथेटिक डिवीजन में सबसे पहला मेथड यही होता है। अब हमें आगे जाने की जरूरत है क्या, नहीं, हमें तो ये पता चल चुका है कि n की वैल्यू 5 होगी जब ही जाके 0 होगा, तो इसका मतलब हमारा काम हो चुका है। हम ये यहाँ पे पता कर लिया कि n की वैल्यू क्या होगी 5 होगी। यही क्या होगा इसका आंसर होगा। हमें क्या बोला गया था n की वैल्यू मालूम करने का और हमने कर ली। क्लियर, कोई मसला नहीं है। चलें भाई, अब स्टूडेंट आगे का क्वेश्चन जरा गौर फरमाएं, इसको नोट करें, आगे बढ़ते हैं। अब चले भाई यहाँ पर अब थर्ड पार्ट आ गया तो जरा इसके ऊपर गौर करें स्टूडेंट। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको उतार लेंगे तो ये हो गया 8 × 7 × 6। उसके बाद हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि 8 NPR बराबर होता है किसके n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r के फैक्टोरियल की। यहाँ तक की कोई बात क्लियर हो गई। चलें अब अगर आप गौर करें तो इस कंडीशन में n हमारे पास 8 है और r हमारे पास n है, तो हम यहाँ लिखेंगे n हमारे पास 8 है और r हमारे पास क्या है डेट इज n। क्लियर। तो बस यहाँ देखें तो क्या हो जाएगा, n कौन है डेट इज 8, तो ये आ जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n कौन है डेट इज 8, तो 8 माइनस r कौन है डेट इज n, तो ये आ जाएगा हमारे पास इस कंडीशन में कुछ इस तरीके से इज इक्वल टू, और यहाँ देखें तो लिखा हुआ 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6। अब अगर आप गौर करें तो मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी 6.1 के अंदर, फैक्टोरियल पे काबू पाने का तरीका बताया था मैंने कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन कर लें तो अच्छी बात है, आपकी मर्जी है। क्लियर, वरना आप इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। क्लियर है। तो अगर आप चाहते हैं कि आसानी से काम हो जाए तो यही चक्कर बोलूँगा कि 6 से पहले क्या आएगा डेट इज़ 5 4 3 2 1। तो अगर मैं यहाँ डायरेक्ट 5 फैक्टोरियल लिख दूँ और डिनोमिनेटर में 5 फैक्टोरियल लिख दूँ तो इससे क्या कोई फ़र्क पड़ जाएगा, बात तो एक ही है। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और हमारा वापस वही चीज़ आ जाएगी। क्लियर है। लेकिन हमारा काम आसान ये हो गया क्योंकि हमें पता है कि 8 फैक्टोरियल बराबर किसके होता है 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल के। ये पूरी चीज़ किसके बराबर होती है 8 फैक्टोरियल के। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं क्या लिखूंगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस n के फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये पूरा किसके बराबर हो गया 8 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में आ गया 5 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल हो जाएगा कैंसिल, ये डिनोमिनेटर में यहाँ के क्या हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8 माइनस का n फैक्टोरियल यहाँ पर है। चलिए यही रहने देता हूँ अभी, क्या है 8 माइनस n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर पता क्या होगा, यहाँ पर इस फैक्टोरियल से ये फैक्टोरियल क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। क्लियर है, यहाँ तक की बात कैंसिल करिएगा, यहाँ पर होगा कैंसिल ये। क्लियर है, क्योंकि नीचे 2 टर्म है बीच में माइनस आ रहा है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 8 माइनस का n बचा है, ये इक्वल टू दूसरा जगह क्या होगा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ n को मालूम करना है तो ये माइनस का n है, इक्वल टू दूसरा जगह क्या हो जाएगा प्लस का n, ये प्लस का 5 है, इक्वल टू दूसरा जगह क्या हो जाएगा माइनस का 5। 8 में से 5 गए तो बचेगा 3, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी +3। और इस तरीके से हमने इस सवाल को भी सॉल्व कर लिया। आइए जरा बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 और पार्ट 5। आए जरा इससे भी जल्दी से कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप यहाँ गौर करें, सबसे पहले आपको लिखना होगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद लिखेंगे 11pn किसके बराबर है 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9। हम सब जानते हैं कि NPR बराबर होता है किसके n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r के फैक्टोरियल के। तो क्या हो जाएगा इस 11pn को हम कैसे लिख सकते हैं, n इस कंडीशन में कौन है 11, तो ये हो जाएगा 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r।
n कौन है इस कंडीशन में, डेट इज 11, तो ये आ जाएगा 11 माइनस r का, और इसमें r कौन है इस कंडीशन में, डेट इज n, तो 11 माइनस n का फैक्टोरियल किसके बराबर आएगा, 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9। और आपको पता है कि इससे पहले मतलब 8 7 6 5 4 3 आएगा, तो इसलिए मैं क्या कर देता हूँ कि इसको पूरा करने के लिए फैक्टोरियल की फॉर्म में लाने के लिए मैं यहाँ पर 8 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और 8 फैक्टोरियल को डिवाइड भी कर देता हूँ, ताकि ये फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखा जा सके। कोई मसला यहाँ तक है नहीं है ना, मुझे पता था नहीं होगा। चले भाई, अब अगर स्टूडेंट आपको पता है कि हम सब जानते हैं कि 11 फैक्टोरियल बराबर होगा किसके, 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस जगह क्या आ जाएगा, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या है 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 माइनस 9 का फैक्टोरियल। कोई मतलब इंशाल्लाह नहीं होगा, कोई मसला नहीं है। चले भाई, 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल तो हो गया कैंसिल, ये वाले फैक्टोरियल से ये वाला फैक्टोरियल हो गया कैंसिल। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो 11 माइनस का n है, मतलब 8 जो है बराबर आ जाएगा किसके, 11 माइनस के n के। क्यों, क्योंकि यहाँ ये डिवाइड में है 8 इक्वल टू दूसरा जाएगा 11 के बाद जाएगा, 11 जहाँ 11 फैक्टोरियल था वहाँ चले जाएगा, और ये 11 माइनस n का फैक्टोरियल था, सिर्फ 11 माइनस n बचा है, ये जाके 11 फैक्टोरियल वाली जगह पे चले जाएगा, आ गया। अब अगर आप यहाँ देखें हमें n की वैल्यू चाहिए, ये प्लस का n है, सॉरी माइनस का n है, इक्वल टू दूसरा साइड क्या होगा, प्लस का n, ये 11 है लिखे रहने दें, ये प्लस का 8 है, इक्वल टू दूसरा साइड क्या होगा, माइनस का 8। 11 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ गई। कोई मसला यहाँ तक, चेक करना है तो चाहे चेक कर लें, कैसे करेंगे, अपने कैलकुलेटर को उठाएं, कैलकुलेटर को उठाएं, चेक करें कि ये n की वैल्यू आपने निकाली है क्या सही आई है। कैसे चेक करेंगे, बहुत आसान है, आप लिखेंगे अपने कैलकुलेटर में 11, उसके बाद शिफ्ट दबा के AC जो बटन होता है ना AC, उसके नीचे अगर आप देखेंगे उसके बराबर मल्टीप्लाई वाला दिखेगा, मल्टीप्लाई वाले पे क्लिक करिएगा तो आपको परम्यूटेशन नज़र आ जाएगा। उसके बाद n की जगह क्या लिखेंगे, 3, उसके बाद वैल्यू देखेंगे तो आपको मिलेगी 990। अब आप बोलेंगे सर 990 तो यहाँ लिखा हुआ ही नहीं है, 990 आएगा ना कैसे, जब आप 10 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे 900 हो जाएगा, सॉरी 90 हो जाएगा, और 90 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 990। इसका मतलब हमारे n की वैल्यू जो हमने निकाली है वो 100% करेक्ट है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। चलें भाई आगे बढ़ें, तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखने के बाद सवाल को एक दफ़ा उतारेंगे स्टूडेंट, क्या है कि n प्लस का 2 परमुटेशन 4 n प्लस का 1 p3 इज इक्वल टू 5:1। ये जो आपको 2 डॉट दिखाई दे रहे होंगे आपको तो पता ही होगा, ये रेशो होते हैं। अब इसके मुताबिक आपको पता है, हम सब जानते हैं कि NPR बराबर होता है किसके, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r के फैक्टोरियल के। ये बात तो हम सब जान चुके हैं अब, तो इसका मतलब ये भी NPR ये भी NPR, क्लियर। आए सर फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसके मुताबिक n कौन है, n प्लस का 2, तो ये आ जाएगा n प्लस का 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, उसके बाद क्या n माइनस r, इसके मुताबिक n कौन है, डेट इज n प्लस 2, तो ये आ जाएगा n प्लस 2 माइनस r कौन है इसके मुताबिक 4, तो ये आ गया 4 और ये आ गया फैक्टोरियल। अब उसके बाद क्या है, रेशो का मतलब इसको हम एक और दफा क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। n प्लस 1 p3 है, इसके ऊपर भी फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। इसके मुताबिक n कौन है, n प्लस 1, तो ये आ गया n प्लस 1 और फैक्टोरियल आएगा, तो ये n प्लस 1 का क्या आ गया, फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n। इसके मुताबिक n कौन है, n प्लस 1, तो ये आ गया n प्लस 1। उसके बाद क्या है, माइनस आ गया माइनस, r कौन है इसके मुताबिक 3, तो ये आ गया 3। उसके बाद क्या है फैक्टोरियल, तो ये आ गया फैक्टोरियल इज इक्वल टू, उसके बाद क्या है 5:1, मतलब 5 डिवाइडेड बाय 1, ये लिखा हुआ है। कोई मसला यहाँ तक नहीं है ना होना भी नहीं चाहिए इंशाल्लाह। चलें भाई आगे बढ़ते हैं। सर अब क्या करें, बिल्कुल आसान सी बात है, स्टूडेंट सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे। चले भाई अब अगर आप यहाँ देखें, मैं इसको क्या करता हूँ, इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने के बजाय
मैं यहाँ ये जो लिखा हुआ है ना, ये अलग से डिनोमिनेटर है पूरा, ये पूरा क्या कहलाएगा न्यूमिनेटर, ये पूरा क्या कहलाएगा डिनोमिनेटर। अब मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई में लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, देखिए n+2 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, लिख दिया। उसके बाद क्या है, देखिए n आ गया, n प्लस माइनस क्या होगा माइनस, बड़ा नंबर 4 है उसका नेगेटिव साइन आ जाएगा, आ गया 4 में से 2 का 2 बचे तो ये आ गया n-2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय। अब मैं इसको मल्टीप्लाई में लेके जा रहा हूँ, तो याद रखिएगा अगर आपको ऐसी कंडीशन कहीं भी दिखाई दे 1/2/1 तो आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर को ऐसे लिख देंगे जैसे मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, 2/1 है, इसको मल्टीप्लाई में लेके जा रहे हैं तो बन जाएगा 1/2। तो इसी तरीके से n+1 का फैक्टोरियल है, डिवाइड हो रहा है n+1 माइनस के 3 के फैक्टोरियल से, इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो इसको कैसे लिखूंगा, देखें प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 3 में से 1 गया कितने बचेंगे 2, तो यहाँ आएगा n-2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+1 के फैक्टोरियल। यहाँ तक कोई मसला, इज इक्वल टू 5/1। कोई मसला यहाँ तक? बहुत आसान तरीके से समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि कोई भी स्टेप आप लोगों को परेशान ना करे। चले भाई, अब अगर इस पर गौर करें, अब काटने का वक्त आ चुका है ताकि हम कुछ काटें भाई। तो भाई देखो स्टूडेंट, n+2 का फैक्टोरियल है और यहाँ से कट सकता है ये। n+1 के फैक्टोरियल को मैं एक्सपेंड कैसे करूँगा, तो भाई देखो स्टूडेंट, ये लिखा हुआ है n+1, क्लियर है। अब मैं इससे पहले वाली टर्म पे जाने जा रहा हूँ ना, तो क्या होगा, इसमें से एक माइनस करूँगा तो ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ आ जाएगा n फैक्टोरियल। तो इसका मतलब अगर इसको एक्सपेंड करूँ तो इसके बाद क्या आ जाएगा, n+1 के बाद आएगा कौन, n फैक्टोरियल। और अगर इसको खोलूँ तो इसको खोलेंगे तो क्या होगा n+2, इसके अंदर से एक माइनस करेंगे, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा n माइनस n+1 का फैक्टोरियल। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको एक्सपेंड करने के बजाय इसको एक्सपेंड करता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो भाई देखो स्टूडेंट, हो क्या रहा है, n-2 के फैक्टोरियल से n-2 का फैक्टोरियल तो उड़ गया, हट गया। अब यहाँ ऊपर देखें, इसको एक्सपेंड करता हूँ तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, n+2, उसके बाद लिख सकता हूँ n+1 और यहाँ फैक्टोरियल लगा देता हूँ। डिनोमिनेटर में देखें कौन है, n+1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या है 5। 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। n+1 के फैक्टोरियल से n+1 का फैक्टोरियल तो गया, तो बचा कौन, n+2 इज इक्वल टू 5। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 अपनी जगह पर, प्लस का 2 है, इक्वल टू को दूसरा जाएगी क्या होगा माइनस का 2, तो 5 - 2 किसके बराबर आ जाएगा, 3 के। व्हाट अ कोइंसिडेंस स्टूडेंट, हर जगह n की वैल्यू 3 आ रही है। अब आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर में डाल के, क्लियर है। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या होगा 3 और यहाँ जाके हमारा काम स्टूडेंट होता है कंप्लीट। कोई मसला इंशाल्लाह नहीं हो रहा होगा, सब कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से कहूँगा और वो ये बात ये है कि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इतना अच्छा समझ नहीं पाएंगे जैसा कि मैं समझाना चाह रहा हूँ। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बातें समझ में आएगी। मेरी लेक्चर देख लिया, चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। अब लेक्चर देखने के बाद आगे ना बढ़ जाइएगा प्रैक्टिस किए बगैर, प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ही समझ में आएगा अच्छे तरीके से, क्लियर है। आए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आखिरी रह गया इसका क्वेश्चन नंबर 2 का। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी पार्ट आ चुका है, डेट इज 6। तो भाई देखो स्टूडेंट, जहाँ पर रेशियो का मतलब तो आपको पता ही है क्या है, डिवाइड। तो मैं इसको डिवाइड की फॉर्म में लिखता हूँ। सबसे पहले सॉल्यूशन लिख के सवाल उतारिएगा, उसके बाद आगे देखिएगा। NP4 को हम किससे डिवाइड कराएंगे, n-1 P3 से, वो बराबर आएगा 9:1 का मतलब क्या, 9 / 1। यहाँ तक कोई मसला नहीं है। अब हम सबको पता है कि NPR बराबर होता है किसके, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - r के फैक्टोरियल के। ये बात तो क्लियर हो चुकी है कब से। तो भाई देखिए यहाँ पर n ही है और r क्या है 4, तो यहाँ हम लिखेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n r इस कंडीशन में कौन है 4, तो n - का 4 का फैक्टोरियल, उसके बाद डिवाइड बड़ा बनाइएगा। उसके बाद अब इस कंडीशन में अगर आप देखें तो n कौन है, डेट इज n - का 1, तो यहाँ लिखूंगा n - के 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n कौन है इस कंडीशन में, n - का 1, तो ये आ गया n - का 1। उसके बाद क्या माइनस आ गया माइनस, उसके बाद क्या है r, इस कंडीशन में r कौन है 3,
तो ये आ गया 3 और इसके बाद क्या आ जाएगा फैक्टोरियल इज इक्वल टू किसके बराबर है 9, क्योंकि 1 को लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या हो जाएगा, देखिए भाई आपको वही वाली बात कहूंगा कि इसको मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये क्या है n-4 का फैक्टोरियल। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो इसको रिवर्स करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये हो जाएगा n-4 का फैक्टोरियल। तो यहाँ लिखूंगा क्या मैं n-4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय और ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में n-1 का फैक्टोरियल। कोई मसला यहाँ तक नहीं, और ये किसके बराबर आएगा 9 के बराबर आएगा, कोई मसला। अब n-4 के फैक्टोरियल से n-4 का फैक्टोरियल तो हो गया कैंसिल, तो बचा कौन n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 का फैक्टोरियल, किसके बराबर आएगा 9 के बराबर आएगा। आपको पता है n फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, n-1 के फैक्टोरियल के बराबर होता है, क्लियर। और डिनोमिनेटर में क्या है n-1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9। अब आप देखें तो n-1 के फैक्टोरियल से n-1 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, सो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई 9। यहाँ जाके स्टूडेंट हमने इस क्वेश्चन को भी सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं, कितने आसान तरीके से कर रहे हैं। हमें अपनी कैलकुलेशंस को तेज़ी से करना नहीं है, सुकून से करिए लेकिन सही करिए। जल्दबाजी में करेंगे तो यकीनन कोई ना कोई गलती हो सकती है, सुकून से करें, टेंशन फ्री होकर करें। यहाँ जाके क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। आए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। अब यहाँ पर बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कि इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीकों से डिफरेंट बैटिंग ऑर्डर्स। सबसे पहले ये तो पता हो कि बैटिंग ऑर्डर्स होते क्या है स्टूडेंट। आपको पता है कि क्रिकेट के अंदर भी बैटिंग ऑर्डर्स होते हैं कि शुरू के जो 3 प्लेयर्स होते हैं वो सबसे टॉप पे ऑर्डर के होते हैं, सबसे टॉप ऑर्डर के होते हैं, उसके बाद 4, 5, 6, 7 मिडल ऑर्डर के होते हैं, उसके बाद 8, 9, 10 और 11 ये क्या होते हैं लास्ट ऑर्डर या टेल कहा जाता है, दुम कहा जाता है ना। तो ये जो 3 ऑर्डर्स है, अब ये बोल रहे हैं कि 11 आगे बोल रहे हैं आर पॉसिबल बैटिंग ऑर्डर्स, डिफरेंट पॉसिबल ऑर्डर्स आर पॉसिबल, मुमकिन हो फॉर आ क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम के लिए जो कंसिस्टिंग ऑफ 11 प्लेयर्स। अब वो बोल रहे हैं कि एक टीम है 11 प्लेयर्स की, अब हमें बताएं उसके लिए कितने पॉसिबल डिफरेंट ऑर्डर्स बन सकते हैं, क्लियर है। तो इसका आसान तरीका अगर आपको बताऊं तो दिया 11 प्लेयर्स इन क्रिकेट टीम, तो अगर आपको डिफरेंट बैटिंग ऑर्डर्स निकालने हैं तो जितनी टीम होती है जहाँ पर 11 प्लेयर्स हैं तो आप क्या करेंगे 11 फैक्टोरियल को मालूम कर लेंगे तो आपको डिफरेंट बैटिंग ऑर्डर्स का पता चल जाएगा। तो कैलकुलेटर को यूज़ करिएगा, 11 लिख के फैक्टोरियल का बटन दबाइएगा शिफ्ट के साथ, सॉरी 11 लिखिएगा शिफ्ट के साथ दबाइएगा, वेट 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 वेट, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ लिख सकता हूँ देयर आर 3991680 वेज ऑफ डिफरेंट बैटिंग ऑर्डर्स, तो आपको पता चल ही गया होगा कितने सारे ऑर्डर्स बन सकते हैं 11 टीम के लिए, क्लियर। चलें भाई अब क्या करें सर, अब आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहे हैं कि इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीकों से कैन 2 इंग्लिश बुक्स, 3 केमिस्ट्री बुक्स एंड 4 फिजिक्स बुक्स बी अरेंज ऑन अ शेल्फ सो दैट, ताकि ऑल द बुक्स, सारी बुक्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट आर टुगेदर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसने पता कहाँ करी, इसने बोला जो सेम सब्जेक्ट की बुक्स है वो क्या होनी चाहिए, एक साथ होनी चाहिए। जब ये ऐसा वर्ड इस्तेमाल करते साथ होनी चाहिए तो आप सुनते जाइएगा बात को होगा क्या होगा। ये सबसे पहले आपको फोकस करना है इंग्लिश की कितनी बुक्स हैं, 2, तो आप यहाँ लिखेंगे पैकेट। अब इंग्लिश की बुक का आप क्या बना देंगे, पैकेट बना देंगे, पैकेट बना दिया के लिए 2 बुक है उसके ऊपर टेप लगा दें, पैक हो गया, पैकेट बन गया। तो पैकेट ऑफ 2 इंग्लिश बुक्स इन, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये 2 इंग्लिश की बुक्स है इन्हें हम कितने वेज के अंदर अरेंज कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, 2 बुक्स है, या तो हम एक को पहले दूसरे को बाद दें,
या तो दूसरी वाली को पहले और पहली वाली को बाद में, 2 ही अरेंजमेंट्स है। तो इसका मतलब इसको हम कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, हम इसको अरेंज कर सकते हैं 2p2 के अंदर, और 2p2 असल में क्या होगा, 2 फैक्टोरियल होगा। 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 ही होता है, क्लियर। तो हम 2 तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, 2 वेज है इसको करने के। चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद क्या है, 3 केमिस्ट्री की बुक्स हैं। अब इन 3 केमिस्ट्री की बुक्स को अरेंज करने के कितने तरीके हो सकते हैं। या तो हमने पैकेट बना दिया, क्लियर है, 3 का। अब मैंने क्या किया, पहली केमिस्ट्री की बुक को मैंने C1 बोला, दूसरी केमिस्ट्री की बुक को C2 बोला, और तीसरी केमिस्ट्री की बुक को C3 बोला। अब ये हो सकता है कि मैं C1 C2 C3 एक अरेंजमेंट ये हो गई, या तो मैं C1 को बीच में रखूं और C2 को ऊपर रखूं, तो इस तरीके की अरेंजमेंट, और C2 को सबसे नीचे पहुंचा दूं C1 को, और C3 को सबसे ऊपर, तो इस तरीके से मिला के 6 अरेंजमेंट बनेगी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि पैकेट ऑफ 3 केमिस्ट्री बुक को हम कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, 3p3। 3p3 का मतलब क्या है, 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल कैसे मालूम करेंगे, 3 2 6। इसका मतलब 6 तरीके से हम इस केमिस्ट्री की बुक को अरेंज कर सकते हैं, क्लियर है। बात करें फिजिक्स की बुक की, फिजिक्स की कितनी बुक है, 4। तो इसका मतलब ये है कि 4 फिजिक्स की बुक को अरेंज करने के कितने तरीके हो गए, अब आप समझ चुके होंगे। 4 बुक है तो होगा 4p4। 4p4 का मतलब क्या है, 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 24 वेज, मतलब 24 तरीकों से इन 4 फिजिक्स की बुक को अरेंज किया जा सकता है, क्लियर। अब मेरे दिमाग में ख्याल आता है, अब तो मुझे टोटल नंबर ऑफ वेज मालूम करने हैं, तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं। नहीं स्टूडेंट, अभी भी गड़बड़ है। पता है क्या है, हमने बोला क्या, उसने हमें बोला शेल्फ पे अरेंज करना है, और इस तरीके से अरेंज करना है कि सारी जो सेम सब्जेक्ट की बुक है वो क्या हो, एक साथ रहें। तो भाई देखिए, एक बंडल बन गया, दूसरा बंडल बन गया, तीसरा बंडल बन गया, 3 ही बुक है ना हमारे पास, क्लियर, बंडल बन गया, मैंने शेल्फ में लगा भी दिया। सिर्फ मैं अरेंजमेंट किसकी कर सकता हूँ, या तो मैं इस बुक को केमिस्ट्री वाली बुक को छेड़ सकता हूँ, या तो सिर्फ मैं फिजिक्स वाली बुक को छेड़ सकता हूँ, अरेंजमेंट कर सकता हूँ, या तो मैं केमिस्ट्री वाली बुक की अरेंजमेंट कर सकता हूँ, क्लियर। अब आप मुझे सुनिएगा बात को, ये तो तीनों पैकेट अंदर चले गए, लेकिन क्या इन पैकेट्स की भी अरेंजमेंट नहीं हो सकती। मतलब ये एक केमिस्ट्री का पैकेट बना हुआ है, एक इंग्लिश का पैकेट बना हुआ है, और एक फिजिक्स का, तो इनको भी तो मैं आगे पीछे कर सकता हूँ। मतलब मैं एंड में जो लिखा हुआ है उसको मैं शुरू में कर देता हूँ, शुरू में जो रखा हुआ है उसको यहाँ कर देता हूँ, बीच वाले को साइड में कर देता हूँ। ऐसी कुछ अरेंजमेंट बन सकती है ना पैकेट को लेके। तो इसका मतलब आखिरी हमें एक और चीज को भी बताना पड़ेगा कि दीज 3 पैकेट्स, जो इनको पैकेट्स है, कैन बी प्लेस इन शेल्फ, इनको किस तरीके से रखा जा सकता है। तो मैं यहाँ लिखूंगा कितने पैकेट्स हैं, 3 पैकेट्स हैं, तो 3 पैकेट्स को 3p3 के अंदर रखा जाएगा, मतलब 3 फैक्टोरियल, मतलब 6 तरीके से इनको भी रखा जा सकता है। अब हम मालूम करेंगे स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ वेज को। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे मिलेंगे, क्योंकि काम साइमल्टेनियसली होगा, उसी वक्त होगा, एट अ टाइम होगा, जिस वजह से इन सबको मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 6, तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम, लेट मी चेक इट, चेक कर लेता हूँ क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 24, आंसर विल बी द 1728, 1728। तो इसका मतलब है 1718 वेज हो गए इस काम को करने के लिए। यहाँ जाके हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी आपको अपनी इमेजिनेशन पावर को मजबूत बनाना पड़ेगा। मजबूत है तो बहुत अच्छी बात है। आपको ज़रा मैं इमेजिन करके भी बता देता हूँ इस केस को। तो ज़रा स्टूडेंट इमेजिन करें कि हमारे पास एक शेल्फ है, आ गया। अब इस शेल्फ के अंदर हमने 3 पैकेट्स बनाए हुए, इसकी तो अरेंजमेंट आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगी। ये वाला थोड़ा आखिरी वाले आपको थोड़ा परेशान किया होगा, तो उसको मैं आपको इमेजिन करवा रहा हूँ, क्लियर है। तो ये 3 पैकेट्स बने हुए, एक इंग्लिश का बना हुआ है, एक केमिस्ट्री का बना हुआ और एक फिजिक्स का। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने रख दिया फिजिक्स को, उसके बाद रखा केमिस्ट्री के पैकेट को, उसके बाद मैंने रखा इंग्लिश के पैकेट को। अब मैंने बोला भाई ये तो एक अरेंजमेंट है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं पहले इंग्लिश के पैकेट को पहले रखूँ, उसके बाद मैं क्या रखूँ, फिजिक्स के पैकेट को, उसके बाद मैं रखूँ केमिस्ट्री के पैकेट को। या तो मेरे को दूसरी 2 अरेंजमेंट होगा। तीसरी अरेंजमेंट क्या होगी, या मैं केमिस्ट्री के पैकेट को पहले रखूँ, उसके बाद फिजिक्स को रखूँ और उसके बाद इंग्लिश को। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 6 तरीके पॉसिबल हो गए, 6 तरीके पॉसिबल है। इस तरीके से अरेंजमेंट 6 अरेंजमेंट पॉसिबल होगी, तो इसलिए इसको ऐड करना ज़रूरी था, समझ में आया। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इस तरीके से मालूम कर पाएंगे। यहाँ जाके स्टूडेंट आज की वीडियो एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।